साथियों नमस्कार जोहार। गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है और आज उसका 8वां चैप्टर है मोशन गति। और इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं इस चैप्टर में लिया हूँ। और इससे पहले 7 चैप्टर के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप पुराने वीडियो को आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आगामी जेएसएससी सीजीएल, आगामी और भी जो भी जेएसएससी के एग्ज़ाम हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो और भी सेंट्रल लेवल का भी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हाल ही में जो जो भी जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न कॉपी करके पूछा जा रहा है। तो आप एनसीईआरटी के सीरीज के वीडियो को आप करके अवश्य जाएं एग्ज़ाम से पहले, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए आज चैप्टर 8 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और न्यूमेरिकल्स किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, कैसे उन प्रश्नों को हल करके सही आंसर करेंगे, उनको भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं? किसी वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्थापन। नेक्स्ट गलत कथन है, आपको गलत कथन बताना है। पहला ऑप्शन है दूरी का परिमाण कभी शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है ये। विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। दूरी का परिमाण भी शून्य हो सकता है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। चूंकि दूरी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है तो ऑप्शन सी जो है वो गलत कथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें दूरी को, तय की गई दूरी को मापने के लिए एक यंत्र लगा होता है, वो उसे क्या कहा जाता है? स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, लैक्टोमीटर, पेरीमीटर। कई बार एग्जाम के प्रेशर से लोग स्पीडोमीटर लगा देते हैं, क्योंकि वो स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है, लेकिन जो दूरी को प्रदर्शित करता है, जो दूरी को मापता है, उसे ओडोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? बोला है कि एक 10 मीटर के वर्गाकार भुजा वाला खेत है, तो 40 सेकंड में ये किसान एक चक्कर पूरा खेत को लगाता है। तो आपको पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में एक किसान का जो विस्थापन का परिमाण होगा वो क्या होगा? तो अगर एक 10 मीटर वाले भुजा का हम वर्गाकार खेत बना देते हैं, ये देखिए मैप के माध्यम से समझिए। एक 10 मीटर वाले वर्गाकार अ, 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत का हम एक मैप बना दिए हैं। तो वहाँ पर देखते हैं, तो वो क्वेश्चन में पूछा है कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, मतलब अगर ए से चलना प्रारंभ करेगा तो बी, सी, डी फिर ए तक, यहाँ तक आने में 40 सेकंड लगाता है। तो इसके पास 2 मिनट 20 सेकंड में कितना दूरी चलेगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब है 60-60 120 मिनट और 20 140 मिनट। 60-60 120 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा और 20 सेकंड और, तो 140 सेकंड में विस्थापन का परिणाम पूछा है। तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, फिर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, मतलब 80 सेकंड में फिर यहाँ पर ये पहुँच जाएगा, फिर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा। तो 40 40 40 120 सेकंड में 120 सेकंड में ये पुनः ये बिंदु पर होगा और फिर 20 सेकंड में 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 20 सेकंड में आधा चक्कर आएगा, मतलब पॉइंट सी तक आएगा। अब पॉइंट सी तक आने के बाद अगर यहाँ पर कुल दूरी पूछता तो 3 चक्कर लगाया है,
मतलब 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, 40 40 80 और 40 120 और 20, 140 मीटर हो जाता कुल दूरी। लेकिन यहाँ पर विस्थापन पूछा है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड के बाद जो किसान की स्थिति होगी पॉइंट सी में होगी। तो यहाँ पर विस्थापन पूछा है, तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है वो होता है विस्थापन। तो ए और सी के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, इस तरह का जो लाइन है वही न्यूनतम दूरी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज जैसा बन गया है। और कैसा त्रिभुज बना है? तो यहाँ पर ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। तो यहाँ पर एक वर्ग का एक तरह से डायगोनल है। अगर डायगोनल विकर्ण को निकाल देते हैं तो विस्थापन भी ज्ञात हो जाएगा। और अगर एक वर्ग का भुजा 10 है तो उसका विकर्ण होता है √2a, √2a। तो यहाँ पर √2 और भुजा ये जो है वो 10 है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी, 10√2 मीटर विस्थापन हो जाएगा 3 मिनट 20 सेकेंड के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10√2 मीटर। नेक्स्ट, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार की गति उदाहरण है। भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार की गति कैसा गति का उदाहरण है? तो एक समान गति का, असमान गति का, वृत्तीय गति का, कोई नहीं। तो अगर कोई भीड़ में कोई कार जा रही है तो निश्चित रूप से वो असमान गति का उदाहरण होगा, क्योंकि उसका गति एक समान नहीं रहेगा। भीड़ रहेगा तो कभी गति तेज होगा, कभी धीमा होगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार का जो गति है असमान गति होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है यह शून्य नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है शून्य, विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति एक चक्कर पूरा करता है तो पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाएगा। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी होता है वही विस्थापन होता है। तो इस तरह से विस्थापन वहां शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन शून्य हो सकता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा बोला है इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो ये भी गलत है, चूंकि जो वस्तु का परिमाण होता है इसके द्वारा जो तय की गई न्यूनतम दूरी होता है वही विस्थापन होता है। तो ये भी कथन गलत है। तो ये दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सही कथन है वस्तु द्वारा इकाई समय में तय तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बिल्कुल सही है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ये भी सही है। वस्तु की गति व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सभी कथन सही है। नेक्स्ट, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर हो जाएगा। और कुल समय 4 सेकेंड और 2 सेकेंड 6 सेकेंड हो जाएगा। तो 32 मीटर को 6 से भाग देंगे तो 5.33 मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। औसत जो चाल है वो 5.33 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहा जाता है। जब चाल में परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी निश्चित हो तो उसे वेग कहा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए चाल एक अदिश राशि है चूंकि उसमें दिशा ज्ञात नहीं होती, लेकिन वेग एक सदिश राशि है चूंकि उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो एक निश्चित दिशा में अगर चाल की बात करें तो उसे वेग कहा जाता है। नेक्स्ट, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर सिग्नल की चाल है, वो कंडीशन दे रखा है कि सिग्नल की चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पीड ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया है 5 मिनट।
तो कोई भी नॉमरिकल आप सॉल्व करेंगे तो टाइम को सेकेंड में सबसे पहले चेंज करना है। तो टाइम को अगर हम सेकेंड में चेंज करेंगे 5 मिनट को, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 सेकेंड आ जाएगा। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यहाँ पूछा है पृथ्वी पर स्थित स्टेशन उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी, तो डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड दे दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे दिया है 300 सेकेंड। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 900 इंटू 10⁸। तो 900 में अगर यहाँ इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 9 × 10⁻10 मीटर इसको लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 9 × 10⁻10 मीटर इसका दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, यात्रा शुरू होते समय, यहाँ कार हो जाएगा, यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। अर्थात कितना ये दूरी ट्रेवल किया है, 400 किलोमीटर का। यदि इस यात्रा में 8 घंटे समय लगते हैं तो कार के यहाँ पर कार होगा, तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो यहाँ पर दूरी 2000 में शुरू किया था और 2400 में ख़त्म किया है, तो 400 किलोमीटर की दूरी ये तय किया है। तो दूरी हो जाएगा 400 किलोमीटर और टाइम हो जाएगा 8 घंटा। तो एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो 400 घंटा 400 दूरी या स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 400 बटा 8 अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बात करें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और इसी को अगर हम मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में इसका जो चाल है वो निकल जाएगा। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से तो 13.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। जब एक सरल रेखीय मार्ग में 80 मीटर वाले तालाब में वो तैरेगी तो एक बार जाएगी, एक बार वापस आएगी, 90 मीटर की दूरी को तय करेगी। तो टोटल वो दूरी 180 मीटर की दूरी तय कर रही है कितना, 1 मिनट में। तो यहाँ टोटल दूरी जो हो जाएगा वो 180 मीटर और टोटल टाइम 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पूछा क्या है, उषा की औसत चाल और औसत वेग को क्या करने के लिए पूछा है। तो औसत चाल और औसत वेग पूछा है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 180 मीटर और टोटल टाइम है 60। तो इस तरह से 3 मीटर प्रति सेकेंड इसका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। और एवरेज अगर वेलोसिटी पूछा है, औसत वेग, तो औसत वेग बराबर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कुल विस्थापन बटा कुल टाइम। तो कुल विस्थापन क्या हुआ है, एक बार 90 मीटर की दूरी गई है और फिर वापस आई है, तो प्रारंभिक बिंदु जो था और अंतिम बिंदु अगर हम माइनस करेंगे तो वो जीरो आएगा। मतलब उसका जो जो न्यूनतम दूरी है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच वो जीरो है, तो विस्थापन यहाँ पर जीरो है। और जीरो को जब किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और टोटल टाइम 60 हो जाएगा। तो जीरो को 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मीटर प्रति सेकेंड इसका औसत चाल हो जाएगा। और औसत वेग पूछेगा तो 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को क्या कहा जाता है, वो आपको बताना है। तो उसे त्वरण क्या कहा जाता है। आप बिल्कुल इस प्रश्न से वाकिफ होंगे कि वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट, त्वरण के संबंध में सही कथन नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा कथन त्वरण के संबंध में सही नहीं है।
वेग में परिवर्तन की दौर को त्वरण कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, बिल्कुल सही है। यह एक अदिश राशि है, ये गलत कथन है। चूंकि त्वरण अदिश राशि नहीं बल्कि सदिश राशि है, चूंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। नेक्स्ट, राहुल अपनी साइकिल को विरामावस्था से चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण परिकलन कीजिए। फर्स्ट केस में क्या बोला है कि जो 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से वेग जो हो जाता है ब्रेक लगाने पर 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है 30 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर एक्सलरेशन बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो पहले वेग था 6, अब जब 6 से अंतिम वेग था 6 और शुरू में वेग था 0, मतलब u बराबर था 0 और अंतिम वेग हुआ 6। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टाइम। तो 6 माइनस 0 करेंगे और 30 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पहले केस में इसका त्वरण निकलेगा। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, 6 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड हुआ, मतलब अब प्रारंभिक वेग हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकंड, और ये कितना समय में हुआ है, 5 सेकंड में। तो 4 माइनस 6/5 करेंगे तो माइनस 2/5 को डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक्सलेशन नहीं डी एक्सलेशन हुआ है, तो इसलिए माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कारण इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में सही समीकरण नहीं है। आपको ये बताना है, यहाँ पर 4 समीकरण दिए गए हैं और इस समीकरण से आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने जरूरी है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा समीकरण सही नहीं है। v इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जो पहला जो समीकरण है वो बिल्कुल गलत है, ये समीकरण सही नहीं है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह का कोई समीकरण सही नहीं है, तो ये जो समीकरण सही नहीं है। अब बात करें, यहाँ पर v जो है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण को दिखाता है और t जो है वो टाइम को दिखाता है, और s जो है उससे दूरी को इंगित किया जाता है। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है, क्या होगा, तो यहाँ पर क्या पूछा है, एस का मान पूछा है। तो एस ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर टाइम दे दिया गया है 300 सेकेंड, 5 मिनट दिया था तो इसको सेकेंड में बदलेंगे, 300 सेकेंड होगा। प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और ये बाद में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। अब इसको मीटर पर सेकेंड में ही तब्दील करेंगे, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 मीटर प्रति सेकेंड अंतिम वेग आ जाएगा। अब ये बराबर हमको ज्ञात करना है, तो v माइनस यू बटा टी करेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और इसको जब समय से भाग दे देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा एक्सलरेशन। तो इसको एक्सलरेशन यहाँ पर आ गया है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ पर s का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो s का वैल्यू यहाँ 3000 मीटर आया। 3000 मीटर कहने का मतलब 3 किलोमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर क्या दिया है, टाइम 5 सेकेंड दिया है, u जो है प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और भी 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मतलब 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये बराबर v माइनस यू बाई टी से करेंगे
तो यहाँ पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ से s दूरी निकल जाएगा, इस फार्मूले में सब कुछ पुट कर देंगे तो 37.5 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो इतने समय में तय की गई दूरी आपको पूछा है। तो एक्सलेशन पहले स्थिति में दिया गया है कि एक्सलेशन -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, चूंकि ये गति के दिशा के विपरीत है इसलिए -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। टाइम 2 सेकंड दिया है और अंतिम वेग 0 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पर जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ पर v 0 दिया है अंतिम वेग, तो यहाँ से u का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। u का वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड आ गया प्रारंभिक वेग। अब हम दूरी ज्ञात करने के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये चीज़ जानते हैं। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो s का मान यहाँ पर 12 मीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, पुनः देखें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी? तो एक्सलेशन दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है 10 सेकंड। अब आसान प्रश्न है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पुट कर देंगे। प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ से एस जो है दूरी है 200 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन बी 200 मीटर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होगी। वेग और समय की जो प्रवणता है उस ग्राफ से क्या प्राप्त होगा? तो उससे त्वरण प्राप्त होगा। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, बढ़ते त्वरण से, घटते त्वरण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? तो किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का जो आंकिक अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? अगर हम विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछ रहा है तो मान के चलिए विस्थापन तो हमेशा न्यूनतम दूरी होता है तो उसका वैल्यू कम होगा, और जो दूरी होता है वो विस्थापन के वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो कम वाला वैल्यू को ऊपर रखेंगे और नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो अधिक होगा। तो कम वैल्यू को नीचे वाले वैल्यू अधिक वाले वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो उसका जो मान है वो क्या होगा? तो हमेशा 1 के बराबर या तो अथवा कम आएगा, क्योंकि विस्थापन और दूरी कभी कभी समान होता है। अगर एक सरल रेखा खींच दें ऐसे, तो यहाँ पर विस्थापन और दूरी का मान समान होगा, तो ऐसे में अनुपात 1 आ जाएगा। लेकिन अगर विस्थापन का मान दूरी से कम होता है तो इस स्थिति में जो अनुपात है वो 1 से कम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा 1 के बराबर होगा अथवा उससे कम होगा। नेक्स्ट, एक पिंड वेग u से वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी, तो h का मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर h का मान जो होगा u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। u क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा, और g यहाँ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है। अर्धवृत्त पूरा करने के बाद इसका विस्थापन क्या होगा? तो ऐसे अगर एक वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गमन करेगा तो इसका जो एक चक्कर लगाने में जो पूरा दूरी होगा वो सर्कल के परिमाप के बराबर होगा। तो सर्कल का परिमाप क्या होता है? 2πr। 2πr ये कुल दूरी हो जाएगा, लेकिन विस्थापन पूछा है आधे चक्कर लगाने के बाद। तो आधा चक्कर यहाँ से ऐसे शुरू करेगा और यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से यहाँ पर आने के लिए अगर ये दूरी विस्थापन हो जाएगा, इसका जो रेड लाइन से दिखाया गया है वही विस्थापन होगा आधा चक्कर लगाने के बाद। जो क्योंकि आधा चक्कर लगाने के बाद जो न्यूनतम दूरी है पॉइंट ए से
जो अंतिम वेग के बीच अंतिम जो पॉइंट है उसके बीच, प्रारंभिक और अंतिम जो बिंदु है उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी है वो रेड लाइन से जो दिखाया गया है वही है। और ये जो रेड लाइन से दिखाया गया है वो सर्कल के डायमीटर के बराबर है। और सर्कल का डायमीटर क्या होता है? आर प्लस आर, अर्थात 2r। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से आज के प्रश्न में हमने 25 प्रश्नों को देखा, और इस चैप्टर में हमने कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने का प्रयास किया। और उम्मीद है ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराने वीडियो को भी देखें, और वहाँ पर झारखंड करंट अफेयर्स का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर भी आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको आगामी वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।